हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। हम डिस्कस करने वाले हैं 24 अगस्त 2024 का डेली करंट अफेयर्स। तो इन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टॉपिक्स। फर्स्ट, द केस फॉर रीसेटिंग द जीएसटी सिस्टम। क्या जीएसटी सिस्टम को रीसेट करना चाहिए, कुछ रिफॉर्म करना चाहिए, जो जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। सेकंड, द रोड टू 2047, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करके, ट्रांसफॉर्म करके 2047 100 ईयर्स जब हो जाएंगे इंडिया के, तो उस टाइम पे इंडियन एग्रीकल्चर कैसा होना चाहिए, ये भी पेपर नंबर GS3 एग्रीकल्चर या इंडियन इकोनॉमी बोल सकते हो, उसका पार्ट है। प्रीलिम्स के लिए थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगे, बाकी डिटेलिंग जो है डेटाज वगैरह वो प्रीलिम्स के ज़्यादा मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो पहला है द केस फॉर रीसेटिंग द जीएसटी। The article discusses the potential need to reform the GST system in India, which currently has 5 main rate slab. जीएसटी का रेट स्लैब क्या है 0, जीएसटी का रेट स्लैब क्या है 5, जीएसटी का रेट स्लैब क्या है 12, जीएसटी का रेट स्लैब क्या है 18 एंड 28। 5 रेट स्लैब है। कुछ चीज़ें 0% पे मिलती हैं, कुछ 5% पे, कुछ 12 पे, कुछ 18 पे, कुछ 28 पे मिलती हैं, है ना। तो 5 टैक्स स्लैब कम ज़्यादा लग रहा है, कम कर देना चाहिए इसको। मे भी 2 ही स्लैब कर देना चाहिए, एक 10% का कर देना चाहिए, एक 20% का कर देना चाहिए, बात खत्म, है ना। या एक 5% का कर देना चाहिए, एक 20% का कर देना चाहिए। कुछ वैसा टैक्स स्लैब इनको कर देना चाहिए, या फिर एक 8% का किया जा सकता है, एक 25% का किया जा सकता है। कुछ भी करके इस टैक्स स्लैब को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। जिस पे टैक्सेस ज़्यादा है उनको कम करने की ज़रूरत है, खासकर मोटरसाइकिल्स वगैरह। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटी क्या है? जीएसटी बिल 2014 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। फाइनल अप्रूवल 2016 में मिला। 2016 में ये एक्ट बन गया, 101st अमेंडमेंट एक्ट, और ये इम्प्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017 से। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल है जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, बहुत आसान है, अब हर कोई जीएसटी भरता है ना। आप भी जीएसटी पे करते हो गवर्नमेंट को, तो आपको पता है। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली आप पे नहीं कर रहे हो, आप कुछ सामान खरीद रहे हो शॉप ओनर से, तो उसको पे कर रहे हो, वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स पे भी लगेगा, सर्विसेज पे भी लगेगा। रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो, सर्विस है, उस पे लगेगा। कुछ गुड्स खरीदते हो, सामान खरीदते हो, कपड़े वगैरह खरीदते हो, उस पे भी लगेगा। तो अब बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ जो जीएसटी से है वो स्टेबल है। अगर हम 2020-21 की बात करें तो पर मंथ 94,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा था। अभी अगर हम 2024-25 की बात करें तो 1,84,000 करोड़, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आ रहा है। करंट रेट स्लैब बहुत सारा है, 0, 5, 12, 18, 28। अब आर्गुमेंट अगेंस्ट चेंजिंग द जीएसटी, जीएसटी को चेंज नहीं करो, कोई छेड़छाड़ नहीं करो। उसमें क्या आर्गुमेंट है? रेवेन्यू स्टेबिलिटी, जो रेवेन्यू दिख रहा है वो बना रहेगा, बढ़ता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, है ना। जो यहाँ पे 1,84,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिख रहा है वो बना रहेगा, स्टेबल रहेगा मार्केट। द आर्गुमेंट इज दैट सिंस रेवेन्यू आर राइजिंग एंड द रेट स्ट्रक्चर हैज स्टेबलाइज्ड, इट इज अननेसेसरी टू मेक चेंजेस। क्योंकि 0, 5, 12, 18, 28 2017 से चले आ रहे हैं, 6-7 ईयर्स हो गया, तो अब चेंज करने की खास जरूरत नहीं है। बट रेट रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन के लिए क्या लोग बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म, रिफॉर्म करते रहना चाहिए। रॉबस्ट जीएसटी कलेक्शन एंड इम्प्रूव्ड कॉम्प्लायंस प्रोवाइड अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू रैशनलाइज जीएसटी रेट। अब एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि जीएसटी रेट को क्या कर दिया जाए? रैशनलाइज कर दिया जाए। देर इज a need to simplify the system by reducing the number of slab from 5 to a maximum of 3। नंबर ऑफ स्लैब कम कर देना चाहिए, पहले 5 से अब 3 या 2 ही कर देना चाहिए। 5 मतलब 0, 5, 8, 12, 18। रिव्यू ऑफ टैक्स रेट, अ रीअसेसमेंट ऑफ आइटम अंडर ईच स्लैब इज नेसेसरी, है ना, फॉर ग्रेटर फेयरनेस एंड कोहेरेंस। फॉर एग्जांपल मोटर बाइक्स पे 28% का जीएसटी लगता है, जो बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसे भी आइटम होंगे जो नॉन एसेंशियल हैं, जिन पर जीएसटी सिर्फ 12% वगैरह लग रहा है, इनको बढ़ा से आ सकता है, और मोटर बाइक्स पे घटाया जा सकता है। तो ये रिव्यू करने का टाइम है। एग्जाम्पल्स ऑफ एनोमलीज, क्या क्या एग्जाम्पल है? सीमेंट पे 28%, अरे सीमेंट पे 28% टैक्स लगेगा तो घर कैसे बनाएगा आदमी? सीमेंट तो बहुत इसेंशियल आइटम है। मेडिकल एंड लाइफ इंश्योरेंस पे 18% है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट टैक्सेशन, मिल्क इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, मिल्क पे कोई जीएसटी नहीं है।
बट अगर स्किम्ड मिल्क पाउडर है तो 5% टैक्स है, मिल्क फैट है अगर तो 12% टैक्स है। तो एक ही डेयरी प्रोडक्ट पे अलग अलग टैक्स का जो है वो ब्रैकेट है। तो टैक्सेशन क्या है, इनकंसिस्टेंस है, कंफ्यूजन होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होता है जब मल्टीपल स्लैब होते हैं तब। सिंप्लीफिकेशन करने से क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का प्रमोशन होगा। सिंप्लीफाइंग द जीएसटी कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कंजम्पशन पोटेंशियली लीडिंग टू हायर टैक्स रेवेन्यू, जिससे कि टैक्स रेवेन्यू क्या मिलेगा, हायर मिलेगा। रेवेन्यू ऑल्टरनेटिव्स, स्टेट शुड एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू सोर्सेज such as revising user charge, stamp duty, registration fee to compensate for any potential loss from rate nationalization। स्टेट को अल्टरनेटिव रेवेन्यू रिसोर्सेज क्या करने पड़ेंगे, एक्सप्लोर, जैसे कि यूजर चार्जेस, स्टाम्प ड्यूटीज, रजिस्ट्रेशन फी, है ना, जिससे कि अगर मान लो जीएसटी को रैशनलाइज करने से कुछ रेवेन्यू लॉस होता भी है तो उसको मैनेज किया जा सके। फिस्कल स्टिमुलस थ्रू टैक्स रिडक्शन, अगर टैक्स रिड्यूस करोगे तो लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा और सामान खरीदने का और कंजम्पशन होगा, तो फाइनली टैक्स कहीं ना कहीं से तो मिलेगा ही। Lowering indirect tax and simplifying the GST system can provide much needed fiscal stimulus to the Indian economy as opposed to increasing government spending। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद इकोनॉमी और अच्छा करने लगेगी क्योंकि हर कोई और स्पेंड करेगा, तो इकोनॉमी में एक मनी मल्टीप्लायर टाइप का सिस्टम क्रिएट होगा। The road to 2047 transforming Indian agriculture, the article outlines several key initiatives and strategic planning efforts aimed at transforming Indian agriculture, जिससे कि इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया जा सके इन प्रिपरेशन फॉर द कंट्रीज कॉन्टिन्यूअल ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, सेंटिनियल ईयर, सॉरी, 100 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस होगा, तो इंडिया के एग्रीकल्चर को हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं उसका विजन यहाँ पे बात किया जाएगा। गोल क्या है, बाय इंडिया सेंटिनियल ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2047 कंट्री एम्स टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, हम डेवलप्ड नेशन बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम में 6 फोल्ड राइज की कोशिश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, अचीविंग दिस विजन रिक्वायर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इस विजन को लेने के लिए सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना पड़ेगा। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिस, अडॉप्टिंग प्रैक्टिसेस सच एज प्रिसीजन फार्मिंग, फार्मिंग प्रिसाइज होना चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड एडवांस इरिगेशन टेक्निक जो है वो भी क्रूशियल है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दिस स्कीम्स प्रमोट वाटर यूज एफिशिएंसी थ्रू माइक्रो इरिगेशन। कृषि सिंचाई योजना से माइक्रो इरिगेशन मतलब थोड़ा थोड़ा पानी हर जगह पहुंचे खेतों में, ऐसा नहीं कि पूरा फील्ड ही फ्लड कर दो, माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट किया जा रहा है। 78 लाख हेक्टेयर जो फील्ड है वहां पे कवर किया जा रहा है और लगभग 1 लाख करोड़ का एलोकेशन 2021 से 26 तक किया गया, 93,000 करोड़ से ज्यादा। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखें। रिस्क मैनेजमेंट एड्रेसिंग एग्रीकल्चरल रिस्क रिलेशनशिप, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च हुआ, 2016 में। दिस स्कीम ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रॉप लॉस, इस स्कीम ऑफर करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस किसके लिए, क्रॉप लॉसेस के लिए। विथ 49.5 करोड़ फार्मर इनरोल्ड एंड क्लेम्स एक्सीडिंग 1.45 लाख करोड़, 49.5 करोड़ फार्मर इनरोल्ड है और क्लेम एक्सीड करता है 1.45 लाख करोड़ को। मार्केट एक्सेस, फसल बीमा से क्या होता है, फसल बीमा से अगर मान लो कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, फसल प्रोडक्टिविटी नहीं होती, बारिश कम होता है, तो किसानों को लॉस नहीं हो, उनका फसल का बीमा रहता है, मतलब इंश्योरेंस रहता है। मार्केट एक्सेस, इंप्रूविंग एक्सेस टू मार्केट, फार्मर्स को मार्केट का एक्सेस ज्यादा से ज्यादा मिले। अगर वो प्रोड्यूस कर लेते, प्रोड्यूस करके बेच ही नहीं पाते तो पैसे कहाँ कमा पाएंगे। तो एक ई नैम खोला गया, इलेक्ट्रॉनिक मंडी, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली वो ऑनलाइन भी बेच सके। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट 2016 में लॉन्च किया गया। इंटीग्रेट किया है इसने 1361 मंडीज को, जिससे 1.76 मिलियन फार्मर को फायदा हुआ है अभी तक, और ट्रेड भी हुआ उसमें 2.88 लाख करोड़ का ट्रेड हुआ है इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। जैसे अमेजन वगैरह से आप बात करते हो एग्रीकल्चर का, वैसे ई नेम से भी ट्रेड काफी हुआ है एग्रीकल्चर रिलेटेड। चैलेंजेस एंड इम्बैलेंसेस, economic disparity, despite employing nearly 46% of the workforce, agriculture contribution to GDP is only about 18। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है
जीडीपी वो सिर्फ 18% ही है ना। और 46% लोग एग्रीकल्चर में इंडिया में काम करते हैं, वर्क फोर्स में 46% एग्रीकल्चर में ही काम करते हैं। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18 है, मतलब ये बहुत ज्यादा है। वर्क फोर्स को कम करना पड़ेगा और जीडीपी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना पड़ेगा। ओवरऑल जीडीपी ग्रो हुआ है 1991 से लगभग 6.1%। एग्रीकल्चर का सिर्फ 3.3% के आसपास ही ग्रो हुआ है। रिसेंट ग्रोथ रेट अंडर नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन शोड 5.9 फॉर ओवरऑल एंड 3.6 फॉर एग्रीकल्चर। थोड़ा एग्रीकल्चर का बड़ा है। फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है? बाय 2047 एग्रीकल्चरल जीडीपी शेयर में फॉल टू 7-8%। मतलब अभी जो एग्रीकल्चर का जीडीपी शेयर 18% है, मतलब अगर टोटल जीडीपी 100 है उसमें एग्रीकल्चर का 18% है तो वो घट के और 7-8% तक आ जाएगा। वर्कफोर्स 46% है, वो घट के 30% तक आ जाएंगे, बट फिर भी 30% भी काफी ज्यादा है ना। पॉपुलेशन बढ़ेगा ही, फूड का डिमांड बढ़ेगा ही। पॉपुलेशन 1.5 बिलियन तो क्रॉस अभी कर जाएगा कुछ दिनों में, 2040 तक 1.6 बिलियन हो जाएगा। फूड का डिमांड विद एन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी ऑफ 0.5, food demand is projected to grow by 2.8% annually. Demand for meat is expected to grow by 5, while rice demand may only increase, क्योंकि लोग राइस खाना थोड़ा सा कम कर रहे हैं, है ना। इनकम ट्रेंड्स, रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज बाई 41% विथ एक्सपेक्टेड एक्सेलरेशन। तो रियल पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया में इंक्रीज की है। Post 2023, the expenditure elasticity is anticipated to be lower, affecting food demand growth. What is expenditure elasticity? कि आपके पास पैसा है, पैसे में ज्यादा आप एक्सपेंड कर पाओ, जितना पैसा बढ़े उतना एक्सपेंडिचर कर पाओ। तो एक्सपेंडिचर में आपका फूड का एक्सपेंडिचर उतना ज्यादा नहीं होगा और एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी भी लोअर रहेगा, बहुत ज्यादा आप एक्सपेंडिचर नहीं कर पाओगे पोस्ट 2023 के बाद, इसलिए फूड का डिमांड थोड़ा सा कम रहेगा। फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए? फूड पे गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी देती है, फर्टिलाइजर पे बहुत ज्यादा हेवी सब्सिडी, 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का सब्सिडी देती है, उसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। रैशनलाइज इज द कीवर्ड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। रीडायरेक्ट सेविंग टुवर्ड एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट, एक्सटेंशन सर्विस टू फोस्टर इनोवेशन एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। की इनिशिएटिव टू बूस्ट इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर बूस्ट करने के लिए इनिशिएटिव क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान करके लॉन्च किया गया एक प्रोजेक्ट 2019 में। पीएम किसान 6,000 एनुअली देता है फार्मर को, थ्री इंस्टॉलमेंट में। तो पीएम किसान के वजह से ये फार्मर्स क्या होते हैं, इनपुट्स खरीद पाते हैं, सीड्स फर्टिलाइजर खरीद पाते हैं, जो कि पहले से ही सब्सिडाइज है। 11.8 करोड़ फार्मर्स इससे बेनिफिट हो रहे हैं पीएम किसान से। सॉयल हेल्थ कार्ड, सॉयल का भी हेल्थ मैनेज करना जरूरी है। सॉयल में किस माइक्रो और किस माइक्रो न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी है, वो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से मैनेज हो जाता है। इनहेंसेस सॉइल न्यूट्रिएंट यूजेस एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ओवर 23 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑफरिंग फार्मर इनसाइट इनटू सॉइल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया गया। मिलेट क्या होता है? न्यूट्रिशन में डेंस होता है, वाटर उसको कम चाहिए, तो और इससे ज्यादा फायदा क्या चाहिए हमें, है ना। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाएगा जिसमें 1 लाख करोड़ रखा गया है, एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्वेस्ट के बाद मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसका यूज किया जाएगा। अचीवमेंट, सैंक्शनड ओवर 38,327 प्रोजेक्ट, मोबिलाइज 30,000 करोड़, क्रिएटेड 5.8 लाख जॉब्स एंड इम्प्रूव्ड फार्मर इनकम बाई 20 से 25%। फार्मर इनकम भी इंप्रूव हुआ है कितना? 20 से 25%। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इस स्कीम को बोला गया स्वामित्व। स्वामित्व स्कीम मतलब विलेज एरिया का सर्वे किया जाएगा, ड्रोन वगैरह का यूज किया जाएगा, तो देखा जाएगा कौन सा लैंड पार्सल किसको बिलोंग करता है, क्योंकि गांव में लैंड को लेके बहुत ज्यादा झगड़े चलते रहते हैं, फिर उस पर खेती वेती भी नहीं हो पाती और प्रोडक्टिविटी बेकार होती है ना। तो ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी ओनरशिप को इंश्योर किया जाएगा। ये इस स्वामित्व स्कीम जनरेटेड ओवर 1.6 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स एज ऑफ सितंबर 2023, इनहैंसिंग लैंड सिक्योरिटी एंड क्रेडिट एक्सेस। तो लैंड सिक्योर हो गया, उसके बाद से फार्मर्स को लोन मिलना भी इजी हो जाता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर 2047, फ्यूचर डिमांड एंड प्रोडक्शन। एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर फूड ग्रेन जो होगा 2047-48 में विल रेंज फ्रॉम 402 मिलियन
tons to 437 million tons, with production potentially exceeding demand by 10 to 13%. प्रोडक्शन जो है वो डिमांड से एक्सीड करेगा, तो ये अच्छा बात है, प्रोडक्शन ज़्यादा ही होना चाहिए। अंडर बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो, जैसा चल रहा है वैसा ही चले, तो भी हमारा प्रोडक्शन जो होगा वो ज़्यादा ही होगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी सपोर्ट, बजट एलोकेशन 2024-25 बजट 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड लॉन्च ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटेड फंड, ये सब लॉन्च किया गया है इस साल बजट में। फोकस कहाँ होना चाहिए? एग्रीकल्चर रिसर्च पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पॉलिसी सपोर्ट पे आर क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। Road to 2047 for Indian agriculture involves embracing sustainable practices, leveraging technological advancement, and implementing a strategic initiative. By doing so, India aims to improve farmer income, meet the food demand of a growing population, and achieve inclusive sustainable development. तो ये जितना एग्रीकल्चर का आर्टिकल है इसमें बहुत सारा एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसी डिस्कस किया गया है, पॉलिसी एंड स्कीम डिस्कस किया गया है, जो डायरेक्टली प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्रीकल्चर वाला पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।